हेलो एवरीवन। सो ये है हमारी फाइनल सीरीज़ जहाँ पे मैं 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एसेस के लिए कवर करूँगी आज। एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज टॉपिक्स, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक्स आने बहुत प्रोबेबल हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं। अब मैंने आपकी ईज़ के लिए इनको 5 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया है। So what I've done is I have economic topics, then I have social topics कि social sphere से क्या आ सकते हैं, similarly political, then the fourth one is international relations and internal security, the fifth one is science and tech and environment। तो इनसे मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे लिए हैं जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं एंड बहुत हाई चांसेस हैं, तो इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा एंड इफ़ पॉसिबल यूज़ वीडियो 1 एंड वीडियो 2 एंड अटेम्प्ट दीज टॉपिक्स। इन पर लिखने की कोशिश करिए एंड आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, आप प्लीज़ वो भी करिए। आई विल बी हैप्पी टू गो थ्रू देम एंड सी हाउ वी कैन इम्प्रूव देम फर्दर। ओके, सो इकोनॉमिक में मैंने 6 टॉपिक्स लिए हैं एंड इनको आप हम एक ऐसी अप्रोच रखेंगे कि इंट्रोडक्शन आप क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको वीडियो 2 में बताया है। करंट अफेयर्स या कुछ रिपोर्ट से या कहीं से आप चूज़ करिएगा जो कि किसी बुक में ऑलरेडी ना गिवन हो, क्योंकि वहाँ से फिर और बच्चे भी लिखें, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ट्राई एंड कम अप विद एन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स जो कि आपकी खुद की लाइफ या आपकी खुद की रीडिंग में से निकल के आ रहे हो। सो उसके बाद जो आइडियाज़ रहेंगे मैं बहुत ब्रीफली बस आपको गाइड कर दूँगी कि आपको कहाँ रिसर्च करनी है, किन लाइंस पे, एंड फाइनली कंक्लूजन भी आप ऐसे ही बनाएंगे। सो इकोनॉमिक में द फर्स्ट टॉपिक विच आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया। अब इसका इंट्रोडक्शन अगर आप बना लेंगे तो आप इसकी बॉडी में क्या मेन पॉइंट्स है जो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में क्यों प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपकी यही मेन आइडिया रहेगा कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। देन आपका जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट आर द प्रोज इफ़ वी हैव अ स्टार्टअप बेस्ड इकोनॉमी। अगर बेस हमारा स्टार्टअप से फ्यूल होता है तो उसके क्या प्रोज हैं। जो थर्ड एरिया आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा कॉन्ट्रास्ट का, आपने प्रोज या फिर पॉजिटिव्स बता दिए। जो नेक्स्ट एरिया होगा वो ऑब्वियसली होगा कि स्टार्टअप कल्चर में क्या क्या इश्यूज़ हैं, एंड अगर आप अपनी इकोनॉमी को इसी से ड्राइव कर रहे हैं देन आपको किन एरियाज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। सो द कॉन्स ऑफ अ स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड क्रिएट एन आंसर। नाउ अगर सेकेंड टॉपिक देखें, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली जब ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हमारे कोविड ने अच्छे से दुर्गति मचाई हुई है। सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आर डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा सा। देन हाउ कैन वी क्रिएट और अपस्किल दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, कौन कौन से एरिया से। तो मोस्टली आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलिंग पे आ जाता है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर उतना आप अपस्किल नहीं कर पाते हैं तो व्हाट आर द अदर एरियाज थ्रू विच यू कैन सपोर्ट दिस ह्यूज पॉपुलेशन, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका एकदम तगड़ा बना दिया। सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू बैक इट अप। तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट वाली पोजीशन भी आ जाएगी कि लेट्स से हमने इतना सब कुछ हमारे यंग पॉपुलेशन के लिए कर दिया, बट व्हाट कैन वी देन लर्न फ्रॉम द अदर पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड, लेट्स से जापान जिनकी बहुत ओल्ड पॉपुलेशन है। सो व्हाट आर दे डूइंग टू काउंटर दैट। सो ऐसे करके आपका ये भी ओवरऑल कवर हो जाएगा। एंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है मैंने लिखा है उसको रीथिंकिंग एग्री सेक्टर और द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अब इसमें आपको अगेन अगर थोड़ा लंबा टॉपिक है जैसे कि हमने वीडियो 2 में किया था, उसको डिवाइड कर लीजिए। सो इफ़ यू टेक रीथिंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, तो व्हाट डज़ दैट मीन। अभी तक जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यू चेंजिंग द वेज इन विच एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिस टिल नाउ। देन अगेन हाउ आर यू डूइंग इट, सेकेंड पार्ट आ जाता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नहीं कि बस सिर्फ रूरल डेवलपमेंट एंड इन सब के लिए या फिर हमको एक नया तरीका ट्राई करना है या बस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। यू डूइंग इट स्पेसिफिकली फॉर ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन दो को आप बना के अपने आइडिया 1 एंड आइडिया 2 कर सकते हैं। एंड इसमें आप करंट अफेयर्स कैसे डालेंगे, MSP, द बिल्स दैट आर इन न्यूज़ ऑल द टाइम, वो क्यों आए हैं एंड वो हाउ आर दे हेल्पिंग रीथिंक द एग्रीकल्चर सेक्टर, आप ये पॉइंट ज़रूर डाल सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या तरीके हैं, क्या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस, इन सब को अगर हम डालेंगे
तो और क्या नया हो सकता है एग्रीकल्चर से जिसमें हमारे फार्मर्स की अगेन इनकम बढ़े, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। अगेन बहुत सारी मॉडल कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इज़राइल, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं आपके इस पूरे एसे में, आप डेटा भी इस तरह से डाल देंगे। तो इस ब्रॉड लाइन पे आपको एग्रीकल्चर वाला टॉपिक टैकल करना है। अच्छा, ये तो मैंने एक टॉपिक एग्रीकल्चर पे दे दिया, बट यू सी जब आप इन सब चीज़ों पे लिखने बैठेंगे ना, रिसर्च करेंगे, कुछ भी एग्रीकल्चर पे आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एक टॉपिक प्रिपेयर करो एंड वो इतने और मिनी टॉपिक्स को भी साथ साथ प्रिपेयर करवा देता है। एंड द फोर्थ वन दैट आई हैव रिटन इज डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। अब ये क्यों? आजकल गवर्नमेंट पे अराउंड द वर्ल्ड एंड हमारी खुद की गवर्नमेंट पे कई लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं कि आर वी ओनली फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट और आर वी ऑल्सो फोकसिंग ऑन ग्रोथ। अब अगेन ये दो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डेवलपमेंट है होलिस्टिक होता है, ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नंबर बेस्ड है। ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो ऐसे लिखना होगा तो हाउ विल यू अप्रोच इट? डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में स्पेसिफिकली आप बहुत शॉर्ट में पहले तो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करिए, देन यू विल पुट फोर्थ द पॉइंट्स दैट सपोर्ट कि डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज फॉर गोइंग फॉर डेवलपमेंट, एंड देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस कि ग्रोथ के क्या क्या प्रोज हैं। भाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सोशल बेस, ह्यूमन कैपिटल, सब कुछ जो आ जाता है डेवलपमेंट में। एंड फाइनली जो कंट्रास्टिंग पॉइंट होगा वो ये है कि वाई यू कैन नॉट फोकस ऑन जस्ट वन ऑफ देम, वाई बोथ ऑफ देम हैव टू गो टुगेदर, बिकॉज अगेन ऐसे है यू हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। तो इसलिए आपको दोनों को लेके कैसे चलना है वो यहाँ पे डालना होगा। फिफ्थ वाला है इंडिया एज अ ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगेन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इंडिया एज अ फैक्ट्री अगर बस लेके चलें तो वहाँ हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विल बी स्पेसिफिकली योर थिंग, आपको उसको अपने आप बनाना है और जो वो मेन बॉडी से ही एक तरह से आएगा कहीं ना कहीं, कंक्लूजन तो डेफिनेटली, बट जो ये मेन बॉडी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। इंडिया एज अ फैक्ट्री जब हम बोलते हैं, सो हाउ विल इट बी बेनिफिशियल ऑफ इंडिया एज अ फैक्ट्री, वैसे सोचिएगा इस टॉपिक के बारे में। देन इफ इंडिया इज अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, तो वो कितने में इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग एज इंडिया एज अ फैक्ट्री फॉर आवर ओन नेशन, मल्टीप्लाई इट व्हेन इंडिया बिकम्स द फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, क्या मैनिफोल्ड इफेक्ट्स होंगे उसके तब। सो यू हैव टू सी इट होलिस्टिकली, बट देन अगेन कॉन्ट्रास्ट कैसे डालेंगे? फैक्ट्री अगर हम बोल रहे हैं, सो व्हाट कुड बी द कॉन्स? मैकेनाइजेशन, not enough focus on health or education, or the development parameters that do not focus just on productivity के workers कितने productive हैं, उन पे ना focus करके जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन पे फोकस करते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब उनका है कि नहीं है, आर दे हैप्पी बीइंग द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, वैसे सोचिए। वो सब चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी इफ़ यू ओनली लुक एट द प्रोज ऑफ इंडिया बीइंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। करंट अफेयर्स भी डालिए, वाई आर वी गोइंग टूवर्ड्स दिस मूव? क्योंकि चाइना पे इंडिपेंडेंस हमें डिपेंडेंस हमें कम करनी है। क्यों करनी है? अगेन वन मोर करंट अफेयर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ये भी डालिए कि कैसे इफ़ वी डू नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थिंग्स दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम देयर, हम और उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम और बॉर्डर पे और ऑन सेंसिटिव इश्यूज़ पे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चाइना के साथ हैं, तो उन पे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड इसीलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वील बी डिपेंडेंट ऑन देम। दूसरा एक और एंगल आप ला सकते हैं कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं दे वर ब्रोकन बाय द पैंडमिक, तो अगर इंडिया एमर्जेस एज अनदर फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, वो सप्लाई चेन एक थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। जो अभी तक पार्टनर्स थे जिनसे द वर्ल्ड वाज बाइंग एंड सेलिंग टू, उसमें इंडिया भी ऐड हो जाएगा, एक और ब्रॉड सप्लाई चेन बन जाएगी विच इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड। सो यू थिंकिंग फॉर द नेशन, यू थिंकिंग फॉर द वर्ल्ड, बट यू ऑल्सो थिंकिंग फॉर द पीपल बाय गिविंग इन द कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो जब इतने ब्रॉड हमारे पास होते हैं ना टॉपिक्स, तो आप एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल डालिए, बट इन एज लिटिल एज यू कैन। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इकोनॉमिक्स में है वो मैंने डाला है न्यूक्लियर एनर्जी एज अ पनाशिया टू इंडियाज़ प्रॉब्लम्स। पनाशिया क्या होता है? एज अ सोल्यूशन, एक हल। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे इंडिया की कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो हेल्प कर सकता है सॉल्व करने में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है ये टॉपिक इफ़ यू थिंक अबाउट इट। नाउ हाउ?
न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आप देखिए कि उनके यूजर्स कहाँ कहाँ हैं पॉसिबल, एंड देन फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स इंडिया हैज़ इन दीज वेरी स्फीयर्स। तो यहाँ से आपका खूब सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद आप जो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट लाएंगे वो ये लाएंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो आपको क्या फेल सेफ मेजर्स लेने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए एंड उनसे नुकसान ना हो। Again, lot of current affairs you can put in international relations angle as well। कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिनका एक एक टसल चलती रहती है कि न्यूक्लियर एनर्जी को कितना प्रोड्यूस करें नहीं करें, क्या डिबेट्स हैं वहाँ पे। ऑल ऑफ दिस यू कैन रिसर्च एंड यू कैन पुट इन योर आर्ग्यूमेंट, बट अगेन सारा एक होलिस्टिक होना चाहिए, द बेनिफिट्स, द डिसएडवांटेजेस एंड हाउ देन यू मूव फॉरवर्ड विद इट। अब हम आ जाते हैं हमारे सोशल इश्यूज़ पे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सोशल स्फीयर से आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन मैंने लिखा है राइट टू प्राइमरी हेल्थ केयर वर्सेस द स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। लंबा टॉपिक है, हम डिवाइड कर देंगे। आइडिया वन हैज़ टू डील विथ व्हाई प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ क्रूशल। कोविड रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप डाल दीजिए, जिन जिन स्टेट्स में प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग उनका बहुत बुरा हाल हुआ है कोविड से, टू बैटल विथ द वायरस, क्योंकि इसके फ्लू सिम्टम्स ही ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पे, वेंटिलेटर लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे बहुत टाइम बाद जाना पड़ रहा था। वो तो सेकेंड वेव में इतना बुरा हाल हुआ है, बट द फर्स्ट वेव आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स से ही इसको टैकल कर सकते थे। सेकेंडली, द स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रा। प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, बट वेयर डज द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड। वहाँ पे डेटा ढूंढ के डालिए कितना, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि पर 1000 पॉपुलेशन WHO के हिसाब से कितने डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, एंड इंडिया का रेशो आप डालिए एंड देन यू सी कि WHO कितना रिकमेंड करता है, एंड वो वे बैक ऑन दैट, बहुत पीछे हैं। सो दिस इज हाउ यू collect data for this topic. Now the second topic that I've put in is related to the first one, so इसलिए मैंने वहाँ पे solution part को discuss नहीं किया। The second topic is R&D in healthcare, research and development in healthcare। ये थोड़ा solution based भी हो जाता है। तो पहले तो हम solutions भी देखेंगे जो हम first वाले में डाल देंगे कि भाई R&D required है और research development और cheap medicines, generic medicines, ये सब ज़रूरी है और ये एक कंपोनेंट है सोल्यूशन का टू स्ट्रेंथन आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर आपको बोल दें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर, सिर्फ उस पर लिखना है, कैसे लिखेंगे? बहुत 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 डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है। बट अगेन सिट एंड थिंक। अब ये टॉपिक्स पे मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, एज आई एम टॉकिंग टू यू आई एम क्रिएटिंग द पॉइंट्स इन माई हेड। एग्जाम में क्योंकि मैंने इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि एग्जाम भी ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देता है, आपको क्वेश्चन दिखता है और आपको वहीं आउटलाइन बनानी है। सो हाउ डू वी डू इट? R&D इन हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, किस किस टाइप का, कौन कौन से स्फीयर्स में हमको R&D चाहिए हेल्थ केयर में? कैन वी पुट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू हेल्थ केयर, कम कर दे वर्कलोड डॉक्टर्स का, देखते हैं वो हो सकता है। व्हाट एल्स? और चीप ड्रग्स फॉर द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स दैट वी हैव, कैंसर हो गया, TB हो गया, इन सब के लिए क्या और चीप ड्रग्स बन सकती हैं? फार्मा और हमारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैसे होगा? R&D से। थर्ड, वैक्सीन्स। कोविड अभी नहीं जा रहा, सो हाउ डू वी स्ट्रेंथन द R&D इन सच अ वे कि वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो पाएँ? इतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हम नीचे ला सकते हैं R&D से? दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच यू सिट एंड बिगिन थिंकिंग कि ठीक है। अच्छा, द नेगेटिव्स और व्हाट कुड बी द things that would stop us from achieving this? R&D बहुत expensive होता है, so where does the funding come from? ये सब angles आपको देखने कि these are the challenges that we can come across. It is crucial, but then how do we tackle the funding part? How do we tackle the brain drain? हमारे पास क्या इतने बढ़िया scientists and pharmaceutical companies हैं who are willing to do this, or are they going abroad? यहाँ काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि इतना lucrative नहीं है। So how do we do that? एक और चीज़ जो आप डाल सकते हैं वो ये है कि क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट कर सकते हैं? आर देयर मॉडल्स फॉर दिस? हम ब्रेन ड्रेन को कैसे एड्रेस करें? क्या हम इन कोलैबोरेशंस के थ्रू सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जहाँ पे हमारी कॉस्ट भी नीचे आ जाए? वी डू R&D इफेक्टिवली। क्या डेवलप नेशंस वो टेक्नोलॉजी हमको दे सकते हैं? ऑल ऑफ दीज आर एंगल्स दैट यू कैन पुट इन एज 1 or 2 सेंटेंसेस, एंड आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट आपका इतना वाइड हो जाएगा कि वो उस टॉपिक को हर एंगल से टैकल कर रहा होगा।
and it will be subjective, analysis based hoga, and that is all that you want in an essay. Then the next topic that I have is ट्रिपल तलाक. न्यूज़ में था क्या क्या, और यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स आ जाएंगे. अब जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे सोचते हैं हम, और थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे. ट्रिपल तलाक हो गया, सो जेंडर आ रहा है, रिलीजन आ रहा है, स्टेट का रोल आ रहा है, लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट का रोल आ रहा है. सो व्हाट विल यू डू? You look at why triple talaq is a problem, and then you look at what's happening, what is the government doing, what is the Supreme Court doing, and then what are the issues with this. तो holistic आपका तभी बनेगा जब आप issue and उसके लिए steps, और उन steps में problem क्या है ये सबको tackle करेंगे. Then the next one that I have is interfaith marriages. Again, gender, caste, society. आप थोड़ा background भी डाल सकते हैं कि टैबू कब से बनना ये start हुआ है, क्यों अभी तक है, laws strong नहीं है क्या, इसलिए भी interfaith marriages इतनी successful नहीं हो पाती हैं, क्या क्या issues इसमें आते हैं, and why do we need interfaith marriages at this point. एंड इसको अगर मैं लिंक करना चाहूँ तो मैं जो लेक्चर 2 था, जो वीडियो 2 थी, उससे भी कर सकती हूँ. इफ़ यू वांट इंडिया दैट इज़ फॉर ऑल, यू नीड टू मेक इट मोर इंक्लूसिव. एंड वो कैसे बनेगा? जब आपके फेथ और इंटरकास्ट ये सारे डिस्टिंक्शंस, कास्ट वाले एंड फेथ वाले डिस्टिंक्शंस हटने लगेंगे, सो फिर लीनियर्स नहीं पता चल पाएगी ना. आप कैसे बोलोगे कि भाई हमारे सारे के सारे जो हैं इसी कास्ट के थे, मिक्सड है, एवरीबडी देन बिकम्स इक्वल. सो इंटरफेथ मैरिजेस का रोल क्या है इसमें, आप ऐसे डाल सकते हैं. व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, और व्हाट कुड बी हाउ वुड यू कंक्लूड दिस, हाउ डू यू एनविसाज और थिंक कि इंटरफेथ मैरिजेस आर हेल्पफुल एंड हाउ कैन वी प्रमोट देम फर्दर. नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव इज ट्रांसजेंडर्स एंड देयर राइट्स. करंट अफेयर्स बेस्ड. ट्रांसजेंडर्स, उनके क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या राइट देता है, क्या लैक्यूनाज या क्या मिसिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके स्टेप्स में कहाँ कहाँ ये पीछे रह गए, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द डेटा, व्हाट डू द ट्रांसजेंडर्स एक्चुअली वांट. सारे लाइंस पे सोचिए एंड देन आउटलाइन को फॉलो करते हुए कंक्लूड कर दीजिए आराम से. नेक्स्ट वन इज अबॉर्शन, राइट टू लाइफ ऑफ बेबी और मदर. अबॉर्शन डिबेट बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है. यूएस में एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट आया था थोड़े टाइम पहले, एंड उसके बाद हमने देखा था कि वी वर ऑलमोस्ट जक्सटापोजिशनिंग यूएस एंड इंडिया, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वेयर आर दे इन देयर थिंकिंग और इन देयर माइंडसेट. सो नाउ द टॉपिक इटसेल्फ सेज राइट टू लाइफ ऑफ बेबी और मदर. So if someone wants an abortion and they're not able to do it, then right to life of mother is being threatened, the fundamental right. और अगर abort हो जाते तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो कि right to life of baby, where is it? So दोनों एंगल से देखेंगे. We'll look at the laws, we'll look at why abortion is a good thing or a bad thing, but you have to look at it holistically and then conclude with what you feel. But remember, it has to be progressive. Do not follow regressive modes of thinking कि नहीं बच्चा नहीं मार सकते. What about the cases where it's a threat to the mother's life? तो हर एंगल, remember, हर एंगल लेके चलना है. And what about the rape survivors? What if they get pregnant? Alright, so think like this. The next topic is surrogate motherhood. ये भी थोड़ा थोड़ा linked है. एक बिल आया था, उसमें surrogacy की बात हुई थी, तो उसके अराउंड यू डू योर रिसर्च, यू लुक एट वाई वी आर डिस्कसिंग surrogacy, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, अगर इतनी पॉपुलेशन है, so should we be looking at surrogate motherhood or more on the adoption side of the coin? What are the things? क्योंकि surrogacy, the people who go for surrogacy are also mostly people who cannot conceive on their own. So or reasons भी होते हैं. Again, it's not just this one reason. There are a lot of reasons, but you have to find those out, and you have to then also put the other side कि surrogacy में क्या क्या problems हो सकती हैं. बहुत सारी हैं. पेमेंट का है, surrogate mother को पे करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर बिल में भी काफ़ी इश्यूज थे, वो सब आप पढ़िए. एंड फाइनली आप एक और सोल्यूशन में डाल सकते हैं कि कैन वी गो बियॉन्ड surrogacy and गिव अ गुड लाइफ टू चिल्ड्रन हु हैव बीन अबैंडन्ड और ऑर्फन्ड बाय पुशिंग फॉर अडॉप्शन. सो इन सारे लाइंस पे इस टॉपिक के बारे में आप सोचिएगा. ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक इन द सोशल कैटेगरी इज कम्युनल टेंशंस, लिंचिंग एपिसोड्स. इसके अराउंड अगर आ जाता है तो
कोई कोर्ट दे दिया, कोई इंसिडेंट दे दिया, काउ स्लॉटर और इन सब पे बहुत ज़्यादा फिर एग्रीवेट हो जाती हैं सिचुएशंस एंड इट लीड्स टू मॉब्स किलिंग पीपल. सो दिल्ली राइट्स हुए थे, सो कम्युनल टेंशंस देयर एज वेल. सो अगर आ जाता है तो हाउ विल यू अप्रोच इट? अगेन ट्रेस अ लिटिल हिस्ट्री के कहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश ने एक तरह से स्टार्ट किया था वो शुरू हुआ, कहाँ से अकेडमिशियंस या कुछ कुछ पॉलिटिशियंस ये और बीज बोते गए कि अलग है रिलीजन्स, लोग हैं इनके अलग, कास्ट्स के अलग हैं, what are the issues that have been since independence and अभी क्या है. Talk about the constitution कि क्या क्या rights दिए हुए हैं briefly, but again ये violate होता जा रहा है. Preamble में it says कि we're all one, the fraternity idea, but then again वो चीज़ visible नहीं है. बहुत issues, बहुत bloodshed हमने देखी है in the recent times. Also talk about जितने भी अभी करंट अफेयर्स इवेंट्स रहे हैं इनमें हैज़ जस्टिस बिन प्रोवाइडेड? दिल्ली राइट्स में हुआ है? वेयर इज़ द लैक्सिटी? कहाँ रह गए लोग? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्यों जस्टिस जल्दी नहीं मिल पा रही है? लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स and also look at the underlying reasons why communal tensions और lynching episodes also occur. Economic reasons क्या हैं? लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हैं, वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे भी निकलता है. लुक एट ऑल ऑफ दीज एंगल्स, द एंगल्स दैट यू थिंक फिट, बट टेक अ होलिस्टिक व्यू. अगेन एक ही व्यू या एक ही प्रोपेगेंडिस्ट व्यू लेके मत चलिएगा कि ये है इसलिए ये होता है. इट्स लॉट मोर देन दैट एंड इट रन्स डीप. ऊपर से मत देखिएगा इस टॉपिक को, एंड इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वन एज वेल. सो डू योर रिसर्च प्रॉपरली. दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स देखने के बाद ही क्रिएट एन ओपिनियन एंड do attempt this one, because ये बहुत sensitive topic है. And the examiners, what they do is, as I told you, sometimes they give you such sensitive topics and they want to see कि यार ये इंसान अगर इसकी कोई affinity है भी, ये किसी साइड लेता भी है, तो क्या ये ऑब्जेक्टिवली लिख सकता है ऐसे में कि नहीं. और वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं कि ये कितना इवॉल्व्ड इंसान है या नहीं है. सो अटेम्प्ट द डिफ़िकल्ट वंस, जहाँ पे ओपिनियन फॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, अटेम्प्ट देम इज़ वेल. The ninth topic in the social category is COVID-19 and impact on women. अब इस पर बहुत रिपोर्ट्स आई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज़ अ पर्टिनेंट वन. क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड स्पेशली इन द फैमिली. ये थोड़ा सोशियोलॉजी रिलेटेड भी हो जाता है. द फैमिली एज अ स्पेस, वहाँ पे भी कई औरतें, फीमेल सेफ नहीं हैं. सो इस पर डू योर रिसर्च. थिंक कि कैसे द वायरस एंड द पैंडमिक एंड द लॉकडाउन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जेंडर्ड वायलेंस, एंड देन व्हाट कुड बी द स्टेप्स दैट वी कैन टेक वाइल एट होम. क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकते हैं, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, हाउ डू वी चेंज आवर आइडियोलॉजी, आवर मेंटालिटी टू रिड्यूस दिस, बिकॉज इफ women are not safe in their own homes, then they can never be safe anywhere. So look at it holistically. Again, the final one in the social category, my favorite, and I have a clear opinion on this one, but still I'll write something else. So taxation on alcohol and tobacco. I say tax them, please do. But अगर आपको लिखना है holistic point of view, again, how will you do it? Find out the reasons why they're not taxed right now. वो क्या reasons हैं? And then find out the ways in which if you want you can tax them, or you can also take a stand कि you must tax them. क्योंकि अगर आप इन पे टैक्स बढ़ाएंगे people will still buy it, okay? But आपका पेट्रोल और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो हो सकता है थोड़ी सी और चीप हो जाए, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू स्टेट जनरेट करेगा. सो इसके बारे में थोड़ी एक फ़न रिसर्च हो सकती है. डू दैट, बट सी बोथ द पॉइंट्स. क्यों आज तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं करे? क्योंकि कुछ तो रीज़न होगा ना यार. अगर इतना सिंपल है फंडा कि आप टैक्स करोगे फिर भी लोग लेंगे, स्टिल यू आर नॉट टैक्सिंग इट दैट हाई, देन व्हाई? एंड देन create a conclusion and take a stand that's taking all of these points in view. हमारे political topics start हो गए हैं, या politics में, polity में. electoral bonds, hot topic, बहुत बातें हुई हैं इसके बारे में. And you begin by talking about what these bonds are, why they were introduced, and what was the goal behind it. मतलब क्या सिंप्लीफाई कर देता ये प्रोसेस, क्या ट्रांसपेरेंट बनाता, नहीं बनाता, कौन लाया. देन टॉक अबाउट द इश्यूज दैट आर देयर, व्हाट आर द डिबेट्स,
स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो भी आप डाल सकते हैं, एविडेंस टू सपोर्ट योर पॉइंट. रिमेंबर, योर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ टू बी इन हियर. डू यू थिंक दीज आर गुड और बैड? यू हैव टू टेल द गुड, यू हैव टू टेल द बैड. तो वो सारी रिसर्च आप इन पे करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पे जो लॉ है अगर कोई है तो वो क्या कहता है इनके बारे में, एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं बट शुड दे कंटिन्यू, एंड इफ येस देन वाई, एंड इफ नॉट देन वाई नॉट. Take that stand there based on the task word. Then the next topic that I have is criminal, political, bureaucratic nexus. Criminals के बीच में, politicians के बीच में, bureaucrats के बीच में ये जो nexus है वो क्या है, उसके negative impacts क्या हैं, ये क्यों, why is it there, why does it exist, how do you feel you can fight it. As evidence, put in reports, put in the Supreme Court judgments if you want, and put in some of, what would I call them, ethical point of views कि आप politicians and bureaucrats से क्या expect करते हैं and how should they follow it, because this is a democracy, and how can they make it better, and then given the steps and conclude nicely. Third one is vote bank politics. बहुत चल रही हैं आजकल, lot, बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, states में है, national level पे है. So why is it done? Is it healthy for a democracy? And what are the benefits as well? Because I'll tell you this, इसके benefits हैं, कुछ benefits हैं इसके, and what does that help us achieve? National integration होता है, एक national image as a nation बनती है इससे. Are you able to drive the crowd in a better manner? कुछ positives आपको डालने ही पड़ेंगे, but then of course you have to talk about India as a democracy and then take a clear stand in this one, okay, why it's detrimental and has to be done away with. If you are making promises, you need to fulfill them, or do not do this. So do your research on this, but focus on what the positives of a vote bank politics could be, and then the negatives are obviously there. Okay, fourth, India at 75th. So we will be celebrating next year 75th Independence Day. आ ही सकता है किसी ना किसी तरह. What could you write in this? 75th Independence Day. So you need to go back anyway to the history, to the independence. Talk about the constitution, talk about the forefathers, talk about, the ideals, national movement के time जो थे. Talk about the state of the economy and the society then, and how we've progressed this far, because you can't take a negative view in this one. We've come far and बहुत positive चीज़ें हुई हैं. You'll put in the negative things in idea 3 area just before the conclusion, but before that you need to discuss the positives and then move on to where we still need to fill in the gaps and then conclude beautifully. Acha, the next one, the fifth one in the polity section is uniqueness of Indian democracy. Now when I say uniqueness, immediately pull up all the democracies that we have in the world and then do a quick comparison, and उससे आपको यूनिक पॉइंट्स इंडिया के पता चल जाएंगे. आप थोड़े प्रॉब्लम एरियाज भी डालिए कि डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं, बट दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट आवर यूनिकनेस amongst all of them, and then conclude. The last one that I have in the political section, on the polity section, is making borders safe. So the national borders, कैसे इन्हें सेफ बनाएं, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आप अब सोचना स्टार्ट करेंगे. सिर्फ चाइना पे नहीं जाना है, बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत बॉर्डर पे बहुत तरह के इश्यूज़ हैं. सो फर्स्ट वन, बॉर्डर कंट्रीज़ आप पहले निकाल लेंगे ना जब, तो आपको समझ आ जाएगा. पंजाब के एरिया में यू हैव ड्रग्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. गुजरात के एरिया में पायरेसी होती है. देन कोस्टल स्टेट्स में भी आपको यही दिखता है, फिशरमैन इशू है. हमारे फिशरमैन जो हैं वो कई बार पाकिस्तान, श्रीलंका इधर चले जाते हैं एरियाज़ में, क्योंकि इतनी बाउंड्रीज मार्क्ड नहीं है. एंड उसके बाद आप अगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाएंगे तो अगेन द ड्रग्स, द इंसर्जेंसी, मूवमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन देयर. फिर इधर का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है एंड नॉर्थ वाला, उसमें तो चाइना आ ही जाता है, बट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पे भी है. सो व्हेन यू थिंक लाइक दिस, आप सिर्फ चाइना से ऊपर भी सोचना शुरू करेंगे एंड आपका ऐसे अलग से निखर के आएगा. सो थिंक ऑन ऑल ऑफ दीज एंगल्स. म्यांमार के साइड पे भी एक ड्रग प्रॉब्लम है,
So one is the Golden Triangle and the other one is, I can't remember right now, एक म्यांमार एरिया में है and एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान and ईरान वाला है. हाँ, the Golden Quadrilateral ऐसा है, ऐसे ये दो हैं. You need to put these as well. So now we come to the fourth category, internal security and international relations. The first one मैंने इसमें डाला है left wing extremism. Naxalism बोल लीजिए, a lot of movements that sort of are not exactly Naxalism, but they provoke or lead to riots as well. So you can put in contemporary examples. You can talk about why this is an internal security issue and इनके reasons क्या हैं. There are huge reasons for Naxalism. Economic development in areas में नहीं हुआ है, and I'll give you a brownie point. एक एरिया है, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्वाभिमान आंचल, छत्तीसगढ़ में. वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी तेज़ स्पीड से हो रहा है एंड देव प्रूव्ड कि कैसे वहाँ पे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम कम हो रही है. सो एक डायरेक्ट कोरिलेशन आ गया है कि इफ़ यू डेवलप द एरिया नाइसली, दीज पीपल विल नॉट बी एंग्री एनी मोर, दे विल हैव वर्क, दे विल हैव मनी टू सस्टेन देयर लाइव्स, देयर किड्स विल हैव फ्यूचर एंड वो ग्रो कर सकते हैं. सो होलिस्टिक में, so how is it a problem, in what all areas of India is it a problem, and then the solutions, कहाँ से innovative solutions आप निकाल के डाल सकते हैं, वो इस टॉपिक में आ जाएगा. The next one is role of development in curbing Naxalism. Again, पहले वन से कनेक्टेड है, बट अगर स्पेसिफिकली इस पे आ गया तो यू विल हैव टू गिव मॉडल एग्जाम्पल्स. आपको और स्टेट्स में से भी निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ है एंड उसके प्रोज निकले हैं. वो वहाँ की पॉपुलेशन ने उस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट का वेयर दे डिड नॉट एंड इट वाज अ फेलियर. सो ज़रूरी नहीं है हमेशा डेवलपमेंट इज़ अ प्रो. सो यू नीड टू लुक एट द स्टेट्स वेयर दिस हैज़ वर्कड एंड ये प्रॉब्लम कम हुई है, एंड यू कैन गिव मोर इनोवेटिव स्टेप्स इज वेल. नाउ 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं. द फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़. सेकेंड वन इज ट्रेंड ऑफ प्रोटेस्ट कल्चर इन इंडिया. And the third one is increasing incidents of riots. So ये तीन जो हैं कहीं ना कहीं connected हैं, fake news, social media, then the protest culture, and finally this leading to riots. So इसको अगर tackle करना होगा तो you'll have to put in current affairs heavily. किस किस टाइप की protest आपने currently देखी हैं all over India, किन किन चीज़ों पे. And then so Kashmir issue would be there, the farmers issue would be there. The universities as well, कहाँ इन्होंने एक sort of tussle हुई है between the authorities and the people, and specifically Delhi riots. अब इनमें फेक न्यूज़ का क्या रोल है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम. जितना तो इशू होता नहीं है उतना some elements create an issue out of it and then create a situation where a riot is inevitable, especially in a country with such huge population and diversity. आप आग लगा दोगे, कोई ना कोई आग पकड़ लेगा and then it just bursts and there's absolutely no way to stop that then. So ये दिमाग में रखते हुए इन सारे keywords को आपको research करनी है इन पे, and then you have to put in again the problems and why they exist, the underlying reason why they exist, and then move on to the solution. You can put in international models, examples. EU है, फेक न्यूज़ को कैसे टैकल कर रहा है. US है, फेक न्यूज़ को कैसे टैकल कर रहा है. India itself, we have PIB fact check. So how are we coming up with different ways to deal with all of these contemporary issues which were not there, let's say 20 years back. So ये सारा होना चाहिए if you sit and write on this. अगर हम international relations की बात कर रहे हैं, so I've put in topic India's role in Middle East. Middle East पे जब आप लिखेंगे, and वो आ सकता है because of the Afghan crisis, the Taliban, oil, the prices of oil, and the entire the Persian Gulf area. वो क्यों important है इंडिया के लिए first, and then why are we dependent on it in a way? Why is the world dependent on it? Then what are the issues that are there and India's role in it? सो इंडिया किन किन तरहों से वहाँ पे उन इश्यूज़ को हेल्प करवा सकता है कम करने में. सो अफ़गानिस्तान में तो डायरेक्ट रोल है, बट देन अदर कंट्रीज़ में इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट भी है. सो व्हाट कुड बी इंडियाज़ रोल देयर, हाउ कैन वी बी ऑफ हेल्प, क्या हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, जैसे कि हमने
ईरान में किया है, अफ़गानिस्तान में किया है, हमारी और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इज़राइल के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती. यू नीड टू पुट इन ऑल ऑफ दिस फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये अगर आ जाए तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज इट्स इन द करंट अफेयर्स, बट it might not come as well, but I feel that it might, because such topics have been a part of the essays. So if possible, if your base is not strong, I'd suggest कि आप इस पे please prepare कर लीजिए. Next one is UNSC reforms and its importance for India. United Nations Security Council, huge topic, huge debate on it. So थोड़ा सा history कि what happened, did India give its seat to China, and then अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, वीटो पावर, what role does it play, why is it important that India gets a seat there and other countries as well, क्यों उसकी जो चेयर है, you know, the members, why should it be rotating, why should each and every country at some point get a chance to get in there, who is blocking the reform, all of these things you need to sit and think about and then follow the essay structure. आइडिया 1 में आप थोड़ी हिस्ट्री डाल देंगे, आइडिया 2 में आप देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ब्लॉकेजेस कैसे हो रहे हैं, देन आइडिया 3 में हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड विद इट, व्हाट कुड वी डू टू टैकल दिस प्रॉब्लम. जैसे कि आई गिव यू डिफरेंट एग्जांपल. अभी जो ट्रिप्स वेवर होने वाला है वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, उसमें इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, दीज 2 नेशंस, वेरी गुड पार्टनरशिप, दे केम टुगेदर एंड WTO में उन्होंने बोला कि भाई इससे आप प्लीज़ हटाइए, these are times of crisis. And can you imagine if anyone would have said this 3 or 4 years ago कि ये 2 countries मिलके ये ख़त्म करवा सकते हैं, लोग नहीं मानते शायद. और अभी थोड़े टाइम पहले भी बहुत ऐसा लग रहा था कि यार साल लग जाएंगे कई, बट इट्स सॉर्ट ऑफ हैपनिंग नाउ. सो क्या ऐसे कन्वर्जेंसेस चाहिए UNSC रिफॉर्म को भी लाने के लिए, एंड इफ येस देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट कुड बी द कंक्लूजन, अ पॉजिटिव वन, लुक एट इट होलिस्टिकली अगेन. Finally, मेरा गला बैठ गया था बोलते बोलते. Science and tech and environment, the last category that we have 7 topics here. Yeah, so first one is AI and its role in modern society. आप बैठ के रिसर्च करिए एंड देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में किस किस स्फेयर में है. इनफैक्ट वो हर स्फेयर में है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेल्थ, एजुकेशन. एंड देन व्हेन यू टैकल्ड द the ways in which it could be beneficial, come to how it could be problematic. किस टाइप के डिफरेंसेस वो और प्रोपोगेट कर सकता है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या हो सकता है, क्या वो ह्यूमन टच आप अगर कुछ जगहों से स्पेसिफिकली एजुकेशन से हटाते हैं, इज इट गुड फॉर द कमिंग जनरेशन. लुक एट इट अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पॉइंट ऑफ व्यूज. सेकेंड, रेस टू स्पेस, कंटेम्प्ररी एज हेल. सो Musk's SpaceX gone. So the commercial तो है the race to space by governments, but now you're put in the private sector as well. So holistically देखो कि क्या space तक ये पहुँचने चाहिए, should we monetize space, and if yes then how do we do it ethically. फिर एक और बहुत important चीज़ है जो कि न्यूज़ में भी थी, space debris. जब आप अपने स्पेसशिप्स भेजते हैं वहाँ पे, या फिर सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग, ये जब रिवॉल्व कर रहे हैं, मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, एंड देन द डेब्री दैट फॉल्स, इफ इट फॉल्स ऑन सोवरेन लैंड ऑफ सम कंट्री, जापान की आई थिंक कहाँ गिरी थी, इंडियन ओशन में गिरी थी, बट इफ इट फॉल्स, हाउ डू यू डील विद इट, एंड दैट्स सच अ ह्यूज प्रॉब्लम. वहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नहीं आती है, शुड यू एक्सप्लॉइट द स्पेस राइट नाउ और नॉट, एथिकल इश्यूज, ये सारे आपको इसमें देखने पड़ेंगे कि हाउ राइट इज इट टू परस्यू द राइट टू स्पेस, द रेस टू स्पेस, and then what are the fail safes again that you must put in, how should India be at the forefront to guide an ethical exploration and not exploitation of space. इतनी जल्दी अपने आप ही बना दिए. Alright, so the third topic, role of nanotechnology or the potential of nanotechnology. So nanotechnology है क्या, थोड़ा इस पे पढ़िए. उसके बाद अब देखिए अगेन किन किन स्फेयर्स में ये इंट्रोड्यूस की जा रही है एंड ये कैसे रीडिफाइन कर सकती है इन सारे एरियाज़ को. फॉर एग्जांपल हेल्थ में मैं आपको बताती हूँ, कैंसर को फाइट करने में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो सकती है. कई ड्रग्स को जिनको एग्जैक्टली जैसे यहीं देना है तो वो सीधे यहीं जाके देगी,
ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं. आप पेस्टिसाइड्स रोक सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं डाल सकते हैं. अगर बहुत ही जहाँ रिक्वायर्ड है, यू पुटिंग इट जस्ट देयर. किन किन फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल, how is it helpful, and again the cost, the expenses, and the disadvantages associated with it. Holistic view, and then you conclude with what you feel how India should approach, or how people should approach nanotechnology, how it should be put into our everyday systems, and just guide from there. Conclude with that what you feel about it. अच्छा, ये जो फोर्थ वाला अब है, ये मैंने खुद ही बनाया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर डाइवर्जेंसेस होती हैं कई सारे टॉपिक्स में, मैं 2-3 टॉपिक्स को मिलाऊं तो क्या निकल के आ सकता है. सो यूथ, टेक्नोलॉजी एंड द रोल इन रीडिफाइनिंग एग्रीकल्चर. अब मैंने ये टॉपिक क्यों बनाया, वाई वॉज आई थिंकिंग अबाउट दिस. आई वॉज स्पेसिफिकली थिंकिंग अबाउट दिस बिकॉज बहुत सारे बार न्यूज़ में अभी लेटेस्ट आया है कि IIT स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड बाय फार्मर्स, वेदर इट्स एप्स, applications, or whether it's ways to grow a certain seed in a climate resilient way. बहुत न्यूज़ आ रही है. So what is happening is the youth in the universities is working for the grassroots level, and इसका potential क्या है. आप अगर इसके बारे में सोचने भी बैठेंगे ना, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में इसको डाल सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में इसको डाल सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में इसको डाल सकते हैं, तो आपके 3 बड़े ऐसे के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे. सो इसके बारे में आप सोचिए, रिसर्च करिए, एंड देन फॉर्मुलेट अ व्यू पॉइंट कि हाउ इज इट हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट्स द फर्दर पोटेंशियल फॉर दिस. अच्छा, नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज, होक्स और रियलिटी. ये थोड़ा थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप से इंस्पायर्ड है बिकॉज ही डजंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज. बट अगेन ये डिबेट है कि इज इट रियल और नॉट रियल, एंड if not, then why are people saying it? And if yes, then how can we see it? Of course it's real, but then again, if the question is specifically also saying is it a hoax, you need to also put in the points of Trump or the people who don't believe in it. So आपको दोनों एरियाज पे रिसर्च करके दोनों चीज़ें डालनी है, then give your opinion whether you believe it's a reality or a hoax, and how to proceed from there. The sixth one is need for global convergence for saving environment. Again, climate change related है, but अब इसमें global convergence बोली है. So we're moving beyond India. So how do we look at it? We look at what India has done currently to sort of tackle climate change. Then we look at the global arena. Paris Agreement हो गया, उसके पहले Rio Summit and everything. You put in 2 or 3 of these names as data, as evidence to support your point of view, whichever way you will take it. देन अगेन एक बहुत पर्टिनेंट इशू जो है, जो ग्लोबल फंडिंग में ग्लोबल कन्वर्जेंस में आ जाता है, वो ये है कि द फंड्स. एवरीबडी वांट्स टू डू गुड बट नोबडी वांट्स टू गिव द मनी. सो फंडिंग का इशू कैसे सॉल्व हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द चैलेंजेस दैट वी हैव इन सेविंग द एनवायरनमेंट एट द ग्लोबल लेवल बहुत सारे हैं. सिट, रीड ऑन दैट एंड सी कि हाल क्या है इस वक्त क्लाइमेट का, द एनवायरनमेंट. Why do we need global convergence? Because एक country के बस की नहीं है कि you take the responsibility and do it. It's not even possible for US, who's the greatest, but it's not possible for even them. And then you see the challenges and then how to tackle it. वहाँ पे थोड़ा सा आप इंडिया का रोल चाहें तो गुजार सकते हैं because you're an Indian citizen. So how do you see it as happening? That's how you do it. Finally, the 36th topic. और मेरा गला बैठ गया. India and Sustainable Development Goals. Everything comes in this. So what are the Sustainable Development Goals? I don't want you to list all of them, but I need you to talk about them briefly. कि health related है, social development related है, renewable energy, सब कुछ एक ना आप 2 sentences में कैसे explain करेंगे वो आपके ऊपर है. But the idea, the crux of the Sustainable Development Goals has to be there. Next, where does India stand? India कहाँ पे है, किन किन गोल्स में वो आगे है, थोड़े थोड़े बता दो एज एविडेंस कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल जो आपका सोलर एनर्जी वाला गोल है उसमें इंडिया बहुत कुछ कर चुका है. सो उसी के साथ कुछ गोल्स है जो इंडिया पूरे नहीं कर पाएगा. आई थिंक आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट गोना से इट, बट आई थिंक पावर्टी रिलेटेड गोल है जो कि इंडिया 2030 तक नहीं कर पाएगा, विच इज़ द डेडलाइन, क्योंकि अभी भी पावर्टी लाइन से नीचे बहुत लोग हैं. सो टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ब्रॉडली. 2-3 गोल जिनमें इंडिया काफ़ी आगे है, एंड 2-3 गोल वेयर इट्स लैकिंग एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट. एंड देन फिनिश विथ, लेट्स से यहाँ पे आप एक कोट डाल सकते हैं,
where you show the spirit of our country in actually believing in the sustainable development goals as a whole, कि वो कैसे हमारे कल्चर में ही है कि वी थिंक होलिस्टिकली अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, एंड हाउ दिस मेंटालिटी, दिस cultural root, this thinking will ultimately help us to reach that point. So 36 topics more or less हमने touch किए हैं, cover किए हैं. There are a lot of topics that will come apart from these, but you need to understand, जब आप ये 36 पे एक बार सोच लेते हैं ना बैठ के, जैसे आपने अभी मेरे साथ किया, you automatically cover some at least 40% of a new topic which anybody throws at you, क्योंकि ये सब connected हैं if you think about it. And so I really, if you're serious about improving your essay skills, I'd like you to just sit and think more on all of these topics if you're not gonna write at least on them. सोचिए इनके बारे में और क्या हो सकता है. बैठेंगे सोचेंगे, आपको शायद गूगल खोलने की ज़रूरत भी ना पड़े. मैंने अभी जितने पॉइंट्स बताए हैं खुद बताए हैं. आई वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज थिंकिंग. सो डू दैट फर्स्ट एंड देन गूगल को रेफर करिए जस्ट फॉर एडिशंस. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, डू रेफर गूगल फॉर दैट, रीड ऑन दैट एंड देन बिगिन फॉर्मिंग एन ओपिनियन. एंड फाइनली, अगर कोई और टॉपिक्स या कोई और डाउट्स आपको लगते हैं इस पूरी सीरीज़ में एसेस की, आप प्लीज़ कमेंट करिए या मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू सबमिट योर एसेस टू मी, मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूँगी. उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने एसेस एंड आई विल चेक देम एंड आई विल हाईलाइट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर यू. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपकी गलत और सही चीज़ें बताऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि और कैसे इम्प्रूव करें. एंड इन दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. I'm helping you in one, and in one I'm evaluating you like a teacher. I'm not a teacher, I'm here to learn with you. So ये स्पेस मैंने आपको दी है, आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं. I'll be happy to read them, to correct them, to help you. Finally, if you like this video, do like it as well and share it. Subscribe to my channel to show more support to me, and share it again with all the people who you think can benefit from it, to students, to elder people जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले लोग, स्कूल के बच्चे, everybody who you think might benefit from this. And take care. I'm gonna see you soon, very soon. Thank you.